गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना ये चैप्टर ये वीडियो इसके बाद एक और वीडियो आएगी। ये चैप्टर लास्ट होगा हमारा। इसके बाद हमारा ये पूरा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करेंगे। इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने इससे पहले अपनी इकोनॉमिक्स की वीडियो में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, ठीक है। देखो, हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड दो प्रॉब्लम्स होती है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले सुनो। डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग होता है कि जब आपकी इकोनॉमी में आपकी डिमांड जितनी आपने सोची है कि इतनी डिमांड होगी, जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसने सोचा है कि हमारी 100 स्टॉक हमारा बिक जाएगा, उसने 100 आउटपुट बना दिए, ठीक है, ये सोच के कि 100 की डिमांड होगी, लेकिन इकोनॉमी में डिमांड हुई कितनी की, बस 80 की, ठीक है। तो वहाँ पे डिमांड कम हुई, तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। वहीं पे एक्सेस डिमांड होती है हमारी, जहाँ पे हमारी प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि 100 आउटपुट की डिमांड होगी और डिमांड कितने की हो गई, 120 की, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। देखो, एक डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज शॉर्ट ऑफ AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में पाने के लिए हमारी जब AD यानी एग्रीगेट डिमांड AS से शॉर्ट हो जाती है, यानी कि कम पड़ जाती है, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और एक्सेस डिमांड, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज इन एक्सेस ऑफ AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी इसमें हमारी AD ज़्यादा हो जाती है AS से, ठीक है। अब देखो, इन दो से ना हमारे दो गैप बनते हैं, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप, एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप बनता है और एक्सेस डिमांड से हमारा इन्फ्लेशनरी गैप बनता है, ठीक है। देखो, अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। डिफ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हमें चाहिए कि 100, यानी सप्लायर्स ने सोचा था कि 100 रुपये की डिमांड होगी, ठीक है। डिमांड कितनी की हुई, 80 की, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 20, वो होता है हमारा डिफ्लेशनरी डिमांड, ठीक है। और ये देखो, यहीं पे हमारा इन्फ्लेशनरी डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जितनी हमारी डिमांड हुई है और हमें जितनी डिमांड चाहिए कि उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि हमारी डिमांड कितनी की हुई है, 120 की, हमें चाहिए कितनी की, 100 की चाहिए, 100 की चाहिए कि तो हमारी जो उसका बीच का डिफरेंस हो गया 20, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी डिमांड। डिफ्लेशनरी डिमांड डेफिशिएंट डिमांड के डिफ्लेशनरी गैप, और सॉरी इन्फ्लेशनरी गैप है, वो डिमांड बोल रही थी मैं। डिफ्लेशनरी गैप हमारा डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे होता है और हमारा इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड के टाइम पे होता है, ठीक है। हम इनका डायग्राम देखते हैं। देखो, ये होता है हमारा डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम। देखो, इसे कैसे करके हम, यहाँ पे हमारा AD और AS होता है और यहाँ पे हमारी इनकम और आउटपुट होती है। वाई एक्सिस पे AD AS और एक्स एक्सिस पे इनकम और आउटपुट, ठीक है। ये हमारा होता है, एक मिनट रुको, ये हमारा होता है AS, ये हमारी लाइन जा रही है AS की, यानी एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। अब देखो, ये ADF है, यानी हमारी, और ये हमारी ADU, यानी कि देखो, ये हमारी की फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें F का मतलब है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारी सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो होती है वो, ठीक है। तो हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें डिमांड इतनी चाहिए थी, लेकिन हमारी डिमांड हुई कितनी, इतनी हुई, तो उसे हम कहते हैं। अब देखो, पहले जब यहाँ पे हमारी डिमांड हुई तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था EF, ठीक है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब जब डिमांड कम हो गई तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब हमारा AD और AS इंटरसेक्ट करके, यानी AD और AS हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, उस केस पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ADF और ADU के बीच का गैप है, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड में हमारा देखो इन्फ्लेशनरी गैप बनता है, उसे देखो, ये देखो, यहाँ पे हमारी इनकम, सॉरी, वाई एक्सिस में हमारी ADS और एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम और आउटपुट, ठीक है। अब देखो, ये हमारा 0 से AS जा रहा है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री होता है हमेशा, एग्रीगेट सप्लाई AS का कर्व हमेशा 45 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो, हमारी इनकम
फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीगेट डिमांड हमारी इतनी होनी चाहिए कि, लेकिन हो कितनी गई, एक्सेस डिमांड हो रही है ना, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। तो ये ADF और ADE के बीच का जो गैप है इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये था हमारा डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप का ग्राफ, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी रीजंस क्या होते हैं हमारे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के। डेफिशिएंट डिमांड यानी जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम, और एक्सेस डिमांड यानी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब देखो रीजंस देखो हमारे डेफिशिएंट डिमांड के। हमारा देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो हमारा AD का फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G +X - M, यानी कि C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एक्सपोर्ट और M इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारा एग्रीगेट डिमांड कम कब होगी, जब हमारा C कम होगा, I कम होगा, यानी कंज्यूमर कम खर्चा करेंगे, प्रोड्यूसर्स कम खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी, और X - M यानी नेट एक्सपोर्ट्स भी हमारा कम हो जाएगा। तो देखो हमारे रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है, और हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो गया, यानी यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट्स भी कम होगा, हमारा इम्पोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो X - M होता है वो नेट एक्सपोर्ट जो होता है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट का फॉर्मूला, वो हमने अलग अलग लिया है यहाँ पे। एक्सपोर्ट्स हमारा कम हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कम करेंगे। हम एक्सपोर्ट कब करेंगे, जब बाहर के लोग यहाँ पे हमें डिमांड करेंगे हमारे सामान की, ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है, डेफिशिएंट डिमांड की, यानी डिमांड कम हो रही है, तो एक्सपोर्ट भी हमारी कंट्री से कम होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम लोग बाहर से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे एक्सेस डिमांड की रीज़न क्या होते हैं, यानी डिमांड ज़्यादा के रीज़न क्या होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएगा और इम्पोर्ट्स डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, यानी इसके रिजल्ट क्या होते हैं, डेफिशिएंट डिमांड के हमारे क्या रिजल्ट हो जाएंगे। देखो डेफिशिएंट डिमांड यानी डिमांड कम हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल स्टॉक ज़्यादा बच रहा है, प्लान स्टॉक जितना हमने किया था, यानी डिमांड कम होगी तो हमारे पास स्टॉक ज़्यादा बचेगा प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है। अनवांटेड इन्वेंट्री पाइल्स अप, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास फालतू की स्टॉक रह जाएगा, यानी उन्होंने सोचा था 100 आउटपुट बिकेंगे उनके, लेकिन बिके कितने, बस 80, तो 20 उनके आउटपुट रह गए, जो कि वो प्रोड्यूसर्स, कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि हमारे ऐसे आउटपुट रहे, ठीक है। फिर होता है प्रोड्यूसर्स विल कट देयर लेवल ऑफ प्लान्ड आउटपुट, यानी प्रोड्यूसर्स अपने, अब देखो 20 रुपये का उन पर स्टॉक पहले से रह गया, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि हमें पिछली बार 80 की डिमांड हुई कि हम इस बार 80 ही बनाएंगे, ठीक है, 20 उनको पहले के रखे हैं, ठीक है। अब वो 80 में से भी और 20 कम बनाएंगे, यानी 60 बनाएंगे बस, ठीक है। अब देखो इससे मतलब उनका वो अपना आउटपुट कम बनाएंगे अब, और ठीक है, उनको आउटपुट कम बनाएंगे तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी उन्हें कम चाहिए होगी, यानी मानो कि एक बंदा एक आउटपुट बनाता है, तो अब वो बस पहले वो 100 बनाया था उन्हें, तो उन्हें 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, अब बस 60 लोग बनाएंगे तो उन्हें बस कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, बस 60 की, ठीक है। तो इससे हमारी उसमें इकोनॉमी में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है, यानी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, हमारी इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारे यहाँ, देखो जो उसमें था उसका उल्टा हो जाएगा। ये मैंने आपको जब ADS ज़्यादा होता है, AD से ज़्यादा होता है, इन सब में भी बताया था, वही सेम है ये सिचुएशन, ठीक है। अब देखो अब हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो हमारा जो एक्चुअल स्टॉक है वो कम बचेगा, प्लान स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड है हमारा माउंट सब प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग आउटपुट, यानी डिमांड ज़्यादा होगी डिमांड ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। जो एक्सेस डिमांड होगा प्राइसेस राइज अप, यानी जब डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे तो जो सप्लायर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो अपनी सप्लाई तो एक हद तक बढ़ा सकते हैं, बस सप्लाई वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो वो क्या करेंगे, डिमांड कम करने के लिए जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि लोग डिमांड कम करें, क्योंकि हमारे पास डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड तो कम होगी, लेकिन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, यानी राइजिंग प्राइस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और देखो फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, जब लोग ज़्यादा आउटपुट बनेगा तो लोग भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, यानी जो फैक्टर कॉस्ट हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह बनाने में जितनी भी वो कॉस्ट लगती है वो सब कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, वेज प्राइस प्राइवल, यानी कि लोग एक वेज प्राइस प्राइवल में फंस जाएंगे, जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, लोगों को पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट
जो लोग काम कर रहे होंगे वो पे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। तो मतलब एक हिसाब से हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन आ जाएगी इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज की वीडियो में, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप का, उनके रीजंस क्यों होते हैं वो, और वो क्या होते हैं उनका ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% on the biggest.